हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप। आज के इस वीडियो में हम सीजीएल 3 के पीवाईक्यू सीरीज को चला रहे हैं और उस सीरीज में ये पार्ट नंबर 3 है। यह जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो 24 दिसंबर 2022 को पूछा गया था, उसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो जो है वो केवल पेड मेंबर्स के लिए है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ये कोर्स के बारे में जानकारी है, तो YouTube पे अपलोड हो रहा है वीडियो, इस कारण से इसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। इस बारे में जानकारी दिया गया है, आप देख चाहें तो इसको देख सकते हो। इसलिए मैंने स्पेशल कोर्स के लिए एक वीडियो भी लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे कोर्स के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप देख लीजिएगा, 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। प्लेलिस्ट कुछ यूट्यूब पे है, उनको फॉलो कर लीजिएगा। पीवाईक्यू को एक जगह देखना है तो आपको ये प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिएगा। बाकी मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अ, ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया है। तो हम अब पार्ट 3 में देखते हैं, जहां पे 101 से लेकर जो 150 तक क्वेश्चन है उनको देखेंगे। पूछा जा रहा है कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल है वो टाइम टू टाइम किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, इस बारे में आपसे जानकारी ली जा रही है। तो नेशनल हेल्थ जो प्रोफाइल है वो केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया विभाग के द्वारा आता है। तो सेंट्रल हेल्थ इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। ठीक है। इसमें आपको जनसंख्या से संबंधित सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बताई जाती है, और रोग जो है, मृत्यु जो है, स्वास्थ्य है, इन सब के बारे में जानकारी दिया जाता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। 1961 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि हेल्थ जो सर्विसेज हैं उनके महानिदेशालय द्वारा पूरे देश को एक स्ट्रॉन्ग जो हेल्थ रेगुलेशन है वो देता है। इसके लिए जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल है वो जारी किया जाता है सेंट्रल हेल्थ इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो एनएचपी है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल है, ये पहली बार कब पब्लिश किया गया था सेंट्रल हेल्थ इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा, तो ये पहली बार 2005 में पब्लिश किया गया था। पहली बार 2005 में पब्लिश किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, पहली बार 2005 में। अभी जो सबसे लेटेस्ट इसका डेटा जो आया है वो 2023 में आया है। 18th नंबर का ये 18th एडिशन ये था। इसमें कुछ डेटा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब से सबसे पहले तो आपके पूछा जाएगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है। टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है, तो ऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो एक महिला जो है वो अपने पूरे जीवन काल में 2 बच्चे पैदा करती है। तो यही इसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। तो भारत के संदर्भ में 2 हो जाएगा। लेकिन बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बिहार में सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे 3 है। तीन यहाँ की फर्टिलिटी रेट है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें कई सारे जैसे दिया जाता है, जैसे यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की यदि बात करें, जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है, तो जीवन प्रत्याशा है वो अभी 2016 से 20 में लगभग 70 साल हो चुकी है। जीवन प्रत्याशा 70 साल हो चुकी है, जो कि 97 में 62.3 साल ही था। उसके बाद इन्फेंट मोटरलिटी डेथ की बात करें तो इन्फेंट मोटरलिटी डेथ जो है वो 2009 में 50 था, जो कि 2020 में 28 हो गया है। इन्फेंट मोटरलिटी डेथ 1000 पे गिना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेक्स रेशियो है वो 2036 तक 952 होने की संभावना जो है वो जताई गई है, कि सेक्स रेशियो है वो 952 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताई गई है। बाकी हेल्थ से संबंधित यदि बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट हैं वो 2021 में 21 लाख के आसपास थे। और स्वास्थ्य में यदि हम पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें तो 23-24 में लगभग 95 या 96 100 करोड़ 96,000 करोड़ की खर्चा जो है वो किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और डॉक्टर रजिस्ट्रेशन जो स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। बिहार का स्पेसिफिक कुछ बात करें तो बिहार की पॉपुलेशन जो है वो 2011 में 10 करोड़ 41 लाख थी। 10 करोड़ 41 लाख थी। ठीक है। और उसका डिकेडल ग्रोथ जो था 2021 से पहले की बात करें 2011 से 21 तक
मतलब 2001 से 11 तक तो वो 25.4% था। सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार 918 था। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 20 के अनुसार 3 है। और उसके बाद जो स्पेसिफिक डाटा एनएचपी जो टेबल है, उसके जैसे अलग अलग टेबल्स भी आते हैं, अ, वो भी मायने रखते हैं। बाकी इतना ही आपको ध्यान यहाँ से रखना होगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है जो रीजनिंग का सवाल है। तो देखते हैं कि क्या पूछता है। तो रीजनिंग में कुछ फिगर्स दिए गए हैं। अब इस फिगर्स को आपको पुट करना है कि कौन सा यहाँ पे आएगा, कौन सा जो फिगर है वो यहाँ पे आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप फिगर को बैठाने का जब भी प्रयास करिएगा तो देखिए पूरा तो सब में पूरा होगा। उसके बाद ये आएगा कैसे, तो ये ऐसे जाएगा। तो ऐसा किसके किस में है, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो जाएगा। इसमें भी नहीं है, तो ये तो नहीं हो जाएगा। अब उसके बाद ये दो ऑप्शन बचे हैं। उसके बाद ये वाला आपको आकृति दिखती है, तो ये आकृति है, वो कौन सा आकृति पूरा करेगा, ये ऐसे जो है वो कौन सा पूरा करेगा, ये कौन सा पूरा करेगा। तो ऐसा जब भी पूरा करने वाला होगा तो यही पूरा करेगा। ठीक है, यही पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जो है वो करंट अफेयर का सवाल है। 103वां, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्रीय सृजन करना था, तो वो प्रसाद योजना था। ठीक है। मैथ्स का सवाल है कि ए बराबर जो दिया गया है 0.1294 दिया गया है, 0.1294 दिया गया है। तब आपसे इसका जो है वो मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो आपको सबसे पहले तो अंदर वाले को सॉल्व कर लेना है। जैसे हम अलग लिख लेते हैं इसको। आपसे दिया गया है √9a² +6a +1 और उसके साथ 5a दिया गया है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला है। a² + b² +2ab, ये वाला लगता है ना। तो a + b का दी होल स्क्वायर हम लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 का ये स्क्वायर हुआ होगा, 3a का स्क्वायर हुआ तब ना a², तो 9 स्क्वायर हो गया। उसके बाद 1 का स्क्वायर हुआ होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 2ab मतलब 3 दूना 6a आया है, तो एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ 5a आ जाएगा। अब स्क्वायर है और रूट है तो दोनों हट जाएगा, तो 3a + 1 हो जाएगा। 3a + 1 और उसके साथ 5a हो जाएगा। 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8a हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब आपको a का वैल्यू दिया गया है 8 गुना 0.1294 और उसमें 1 जोड़ देना है। तो पहले तो आपको गुना करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप गुना करिएगा तो जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जोड़ने के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है, ये वाला। ठीक है। तो कैलकुलेशन के भी सवाल पूछे जाते हैं। 105वां नंबर की बात करें तो आपसे गलत चुनना है कि क्या सा जो है वो गलत यहाँ पे दिया गया है। तो हम देखिए बढ़ते हैं, 125 से 27 जा रहे हैं तो 2 प्लस हो रहा है। 27 से 30 जा रहे हैं तो 3 प्लस हो रहा है। यहाँ जा रहे हैं तो 5 प्लस हो रहा है। तो 2 से 1 बढ़ रहा था लेकिन यहाँ 2 बढ़ गया। यहाँ से जा रहे हैं तो 5 से 7 बढ़ रहा है। 35, 5 और 2 7, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ से बढ़ रहे हैं तो 8 3 11 बढ़ रहा है। 7 के बाद 11 बढ़ रहा है। और 11 के बाद यहाँ से जब बढ़ रहे हैं तो 13 बढ़ रहा है। ठीक है, ये 13 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 165 है। तो जैसे देखिए क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे 13 बढ़ रहा है। जैसे देखिए ये 2 जा रहा है, 2 से 3 बढ़ा तो 1 बढ़ा, 2 बढ़ा। उसके बाद 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा। उसके बाद यहाँ से 7 4 11 बढ़ा और उसके बाद 2 बढ़ा। तो यहाँ 2 नहीं बढ़ेगा, 7 4 11 हो गया। अब इस 153 में कितना जोड़ रहा है तो 65 बढ़ रहा है, तो 7 5 12। तो यहाँ से एक ही बढ़ रहा है, तो एक तो नहीं बढ़ाना है हमको, हमको 2 बढ़ाना है। तो 2 जैसे ही बढ़ाइएगा तो ये 165 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 166 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ठीक है, सी बनेगा। 106वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो कपास के संबंध में सही नहीं है। बहुत अच्छा ये सवाल है और बहुत अच्छे तरीके से फंसाया भी था स्टूडेंट्स को। पहला है कि भारत में खरीफ वाले मौसम में कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किया जाता है। 3 प्रकार के सीजन्स होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी वाला जो है वो सूर्य जब रहेगा तभी होगा, तो रबी वाला जो है वो ठंडे में होता है।
और जो रबी ठंडा में हो गया, और गर्म में जो है होता है वो खरीफ होता है, और बीच वाला जो मौसम होता है वो जायद होता है। ऐसे भी करके आप ध्यान रख सकते हो। तो कपास की खेती जो होता है वो इसी टाइम में होता है। ये तो सही दिया गया है। कपास जो है वो एक उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उपजाया जाता है। ठीक है, इसका पैदावार जो होता है वो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों में होता है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है दोनों में ये देखने को मिलता है। ठीक है, और भारत में कपास जो है वो खरीफ की एक फसल है, जिसे पककर तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने का समय जो है वो लगता है। और भारत में जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, बेसाल्ट चट्टानें होती हैं। जब लावा निकलता है तो उससे बनने वाली जो पहली चट्टानें होती हैं उनको बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है। और बेसाल्ट चट्टान का जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक क्षेत्र महाराष्ट्र के आसपास जो दक्कन का पठार है, जब अफ्रीका से टूटकर भारत जो है वो उत्तर पूर्व की ओर बह रहा था, तो उस समय जो लावा बना था उसी लावा से बेसाल्ट चट्टानें बनी थी उस क्षेत्र में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान का, गुजरात का ये सब पार्ट आता है, तो वहां पे ये बना था लावा। और इसी लावा जो बेसाल्ट है उससे बेसाल्ट चट्टाने बने, और बेसाल्ट चट्टाने हैं उसका जब अपर्दन हुआ, बेसाल्ट चट्टाने हैं उसका जब अपर्दन हुआ, तो उस अपर्दन के बाद, उस इरोजन के बाद जो है वो जो मिट्टी बनती है उसी को कपासीय मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं, या फिर रेगुर मिट्टी कहते हैं। वहीं पे जो है वो कपास की खेती सबसे अधिक की जाती है। कपास की जो खेती है उसके लिए उपयुक्त माना जाता है कि 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। तो टेम्परेचर भी पूछा जा सकता है, जो कि 21 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 220 जो है वो ऐसा दिन होना चाहिए जिसमें पाला ना पड़े। तो 220 दिन के आसपास होना चाहिए, खिली हुई धूप होनी चाहिए, हल्की वर्षा, या फिर हम उस नहीं ऐसा होगा तो सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके साथ ही 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जो होनी चाहिए, ये मिलीमीटर में देखिए लिखा हुआ है। तो ये यदि आपने समझा होगा मिलीमीटर, तो वर्षा जो है वो सेंटीमीटर में नापा जाता है। तो ऐसा आप यदि धर लेते हो, पकड़ लेते हो, तो आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, सहायक एनजी जो है करंट अफेयर से संबंधित है, ये रक्षा प्रौद्योगिकी है। ये सवाल है बहुत 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 टफ है, 11th 12th से क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक फिगर आपको दिया गया है जिसमें यहाँ पे एनर्जी ग्राफ है, और यहाँ पे जो रिएक्शन इंडेक्स दिया गया है कि रिएक्शन जो है वो कैसे होता है। ये जो है दिया गया है कि ये आपका प्रोडक्ट है जब, और ये है रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट करवा रहा है। ये एनर्जी का लेवल बताया गया है E1 और E2, और ये जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। सबसे जो एक्टिव होता है वो यहाँ पे है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ये चार पांच चीजें आपको यहाँ पे दी गई है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शंस इस प्रकार से आपको दिए गए हैं, तो आपको ये सॉल्व करना है। तो इसका मैंने देखिए एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे काफी डिटेल से लिख रखा है पहले से ही। तो ये जो है वो एनालिसिस है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें दी गई है। तो पहला तो एक रिएक्टेंट दिया गया है, दूसरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट दिया हुआ है। ये तीन चीजें आपको दिया हुआ है, तो तीनों आपको देख लिया, प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये देखा। चौथा जो है वो E1 दिया हुआ है। E1 क्या होगा? E1 होगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये वाला जो E1 आपको नजर आ रहा है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये दिया गया है अभिकारक को सक्रिय संकुल तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक होता है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत जरूरी होता है, जैसे आपको बोलते हैं ना कि मोटिवेशन की जरूरत होती है, उसी तरह से। तो ये एक मिनिमम एनर्जी होता है जो कि रिक्वायर होता है फॉर द रिएक्टेंट, जो ये जो रिएक्टेंट है इसको रीच करवाने के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक। तो वही कहलाता है E1। अब E2 दिया गया है, तो E2 जो है वो चेंज इन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यह जो है वो दिखाता है कि एनर्जी डिफरेंस है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच, दोनों के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है वो दिखाता है। एक का एनर्जी देखो यहीं तक है, और एक का एनर्जी देखो कितना ज्यादा हो गया है। ठीक है, कितना कम हो गया है, और एक का देखो कितना ज्यादा एनर्जी है, ये दिखा रहा है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। जो जो दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये दिया गया है। और ये जो होता है ना, ये जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब कि इसमें जो है वो अगर उत्पाद की ऊर्जा कम है तो अभिक्रिया जो है वो एक्सोथर्मिक होता है।
ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया होता है। तो ये अभिक्रिया कैसी है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर होगा। सी क्या है कि अग्र अभिक्रिया की सक्रिय एनर्जी E1 है और उत्पाद अभिकारक से ज्यादा अस्थाई है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने काफी डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। तो अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा E1 है और उत्पाद जो है वो अभिक्रिया से ज्यादा अस्थाई है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1। तो ये तो मैंने बता दिया यहीं पे कि E1 जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है और E1 जो है वो अभिकारक जो है वो रिक्वायर एनर्जी जो उसको एक्टिवेट करे कॉम्प्लेक्स तक, तो वो कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये हो गया। और दूसरा यहाँ पे कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट। अब जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से, वो ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से, ये आपका होगा। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है उसके बारे में अब विस्तृत रूप से चर्चा जो है वो यहाँ पे आपको बताई गई है। एक्टिवेशन एनर्जी जिसको E1 कहा जा रहा है वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसे किसी अभिकारक को उत्पाद बनाने से पहले प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पे जो E1 है वो अभिकारक की सक्रिय संकुल तक की दूरी को दर्शाता है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। उसी तरह से E2 की स्टेबिलिटी की बात करें कि स्टेबल कौन है, तो ऊर्जा ऊर्जा की उत्पादन की उत्पादक जो है प्रोडक्ट जो है उसकी ऊर्जा जो है वो अभिकारक से कम है। इसका मतलब है कि कम ऊर्जा मिलेगा और अधिक स्थिर वो रहेगा। तो इसीलिए उत्पादक जो है वो अभिकारक से अधिक अस्थाई है। यही हमारा आंसर में दिया भी गया है कि सिंस एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लोअर, प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो लोअर लोअर है। फिगर को आइए, प्रोडक्ट का जो एनर्जी है ऊर्जा है वो लोअर है, लोअर है। E2 है वो लोअर है। ठीक है, E2 है वो लोअर है, इस कारण से जो एनर्जी होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। यही तो यहाँ कह रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, तो मोर स्टेबल होगा क्योंकि उसका लेस एनर्जी है, जिस कारण से वो मोर स्टेबल होगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक जो अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा ऊर्जा उत्पादों में ऊर्जा जो है वो घट जाती है क्योंकि ऊर्जा निकलते रहता है, इस कारण से एक्सोथर्मिक इसको बोलते हैं। तो ये ऊर्जा जो है वो घट जाती है। और इसमें जो है वो इंडोथर्मिक जो होता है उसमें ऊर्जा हमको मिलती है। ठीक है, इंडोथर्मिक जो होता है उसमें हमको एनर्जी मिलती है, हीट किया जाता है। ठीक है, तो हीट हो जाता है और एक बाहर भेजता है, तो ऐसे करके आप देख सकते हो। अब कुछ और जानकारी दी गई कि E2 जो है वो E2 जो है वो प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी है। ये जो है वो निगेटिव होता है। तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है। ये 12th लेवल की सारी चीजें हैं, पूछ दिया गया था, इस कारण से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, तो यदि प्रोडक्ट एनर्जी जो प्रोडक्ट का एनर्जी है वो रिएक्टेंट एनर्जी से ज्यादा होगा, रिएक्टेंट के पास जो भी एनर्जी है उससे ज्यादा यदि एनर्जी हमसे मिल जाता है तो वो एक्सोथर्मिक होगा। मतलब जितना पैसे की मुझे जरूरत थी उससे ज्यादा मुझे पैसे मिल रहा है तो मेरा खर्च तो बढ़ेगा ही ना। तो वही है एक्सोथर्मिक हो गया, मतलब हीट ज्यादा मिलेगी, हीट ज्यादा जो है वो बाहर निकालेगा। यदि सक्रिय ऊर्जा कम हो, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर द रिएक्शन, जितना एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो जितना कम होगा उतना ही फास्टर जो है वो रिएक्शन होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा प्रोफाइल जो है डायग्राम यूजफुल होता है बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों में, जैसे एंजाइम और काइनेटिक एनर्जी में। तो कंक्लूजन रूप में आप कह सकते हो कि अग्र अभिक्रिया की जो ऊर्जा होती है E1 वो उत्पाद की ऊर्जा से कम होती है। तो ठीक है, उत्पाद की जो ऊर्जा है उससे ऊर्जा अभिकारक की जो ऊर्जा है वो ज्यादा होती है, इस कारण से वो स्थिर है। ठीक है, इस कारण से वो स्टेबल है। तो ये ऊर्जनशील अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। बाकी आप पढ़ लीजिएगा एक बार, और वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 109वां क्या है? तो 109वां सवाल मैथ्स का आपसे पूछा जा रहा है। इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करिएगा? तो ए क्यू प्लस बी क्यू है और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसी फॉर्मूला पे आप बैठाने का प्रयास करिए और उसके बाद सॉल्व करिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला जब आप लिखिएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना है? 15 और 3 18, 15 और 3 18, ए प्लस बी हो गया। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी। तो ए प्लस बी हमने लिख दिया। उसके बाद जो है वो ब्रैकेट रहता है, ब्रैकेट के बाद होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, माइनस ए बी, तो 15 × 3 45 हो जाएगा, इतना है। और नीचे कितना है, नीचे जो है वो दिया गया है 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स, ये आपको दिया गया है नीचे वैल्यू। और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो ये 18 से 18 तो सीधा खत्म हो गया, 18 से 18 खत्म हो गया, तो इधर कितना लिखा जाएगा, 18 से 18 ये खत्म हो गया, ये भी 18 खत्म हो गया, कोई काम नहीं है इसका, तो ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला जो है वो यहाँ चला जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, बराबर में, बराबर में हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस एक्स, 15 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये 45 है। तो 15 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से टोटल कट गया, यहाँ से माइनस एक्स बराबर माइनस 45 है, तो एक्स बराबर 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। 110 नंबर का सवाल है कि कतर की दोहा किसकी राजधानी है, तो दोहा जो है वो कतर की राजधानी है। आसान सा सवाल है। कतर की राजधानी है। सीरिया जो है उसकी राजधानी दमिश्कस होती है, सीरिया की राजधानी दमिश्कस होती है। तुर्की की राजधानी जो है वो अंकारा है, तुर्की की राजधानी जो है वो अंकारा है, और इसने अपना नाम तुर्कीये कर लिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओमान की जो राजधानी है वो मस्कट है, ये याद होना चाहिए। कितने समय में कोई राशि 6.2/3% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी, तो 20/3% से चल रहा है, और दुगनी की बात आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में ये दुगनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी होना है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यदि इसका प्रिंसिपल x है, तो इसका जो है वो मिश्रधन कितना होना चाहिए, वो 2x होना चाहिए। तो मिश्रधन में से जो अमाउंट होता है उसमें से प्रिंसिपल घटाने पर तभी तो एसआई मिलता है। तो एसआई मिल गया हमको कितना, 2x माइनस एक्स। मूलधन हमको कितना मिल गया, x। अब गुना समय कितना हमको मिल गया, तो समय हमको फाइंड करना है, समय हमको फाइंड करना है। हमको कितना मिल गया, 20/3 हमको दर मिल गया, और गुना 100 है, यही तो है पूरा। अब इसको हमको कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर देना है, जितना अच्छे तरीके से सॉल्व करेगा उतना जल्दी जो है वो सॉल्व होगा। यहाँ से यहाँ कट गया, ये जो है वो 2 से 5 मतलब में कट गया, तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, ये 15 आ जाएगा। अब 2x में से x घटेगा तो x बचेगा। ठीक है, ये केवल x बचेगा, तो यहाँ से केवल और केवल x आप रख लो, ये x हो गया और ये 15 हो गया, तो 15x हो जाएगा, और इधर सिर्फ और सिर्फ x बचा हुआ है। ठीक है, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि ये तो x से कटेगा ही, और 2 से ये 5 कटेगा, तो 5 ये 15 हो गया, तो 15 साल, डी ऑप्शन होगा। देखिए है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर होगा। ये कुछ कंडीशन दिया गया है पासा का, और बताना है कि कौन सा क्या होगा। तो एक पासे की 3 विभिन्न परिस्थितियां दी गई है, 2 बिंदुओं के विपरीत में कितने बिंदु होंगे। तो मैंने क्या कहा था कि जहां है वो कॉमन मिला लो आप। तो मान लिया कि हम यहाँ से चल रहे हैं 6 वाले से, तो 6 वाले से हम कॉमन क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो पहले आएगा 6, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, यही तो है। अब यहाँ में 6 वाले में क्या है, तो 6 वाले से घुमाएंगे तो पहले आएगा 6, फिर आएगा 1, और फिर आएगा 5, तो 2 के कॉमन कौन सा होगा, 5 हो जाएगा। तो 5 है ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर 112 का डी हो जाएगा। हाँ ठीक है, और 112 का डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2022 करंट अफेयर है, नहीं डिस्कस करेंगे। 114वां नंबर का सवाल है कि प्लस को गुना कर दो, माइनस को भाग कर दो, ऐसे करके दिया गया है। तो इफ प्लस जो है वो गुना के बराबर है, माइनस जो है वो भाग के बराबर है, गुना जो है वो जोड़ के बराबर है, और भागा जो है वो माइनस के बराबर है, तो कौन सा सही होगा। तो आप विकल्प से ही इसको चुनिएगा, आपका विकल्प जितनी जल्दी चुना जाएगा अच्छा उतना अच्छा होगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। बोर्ड मास का रूल याद रखिएगा, पहले भाग तब गुना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ऐसे सवाल बार बार पूछते हैं, तो मैं जब स्टैटिक जी के आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिस्कस कर दूंगा। तो बिम्स्टेक में मालदीव नहीं आता है। ठीक है, थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार ये सब आता है। तो बिम्स्टेक की स्थापना यदि मैं बताऊं तो 1997 में बिम्स्टेक है वो स्टैब्लिश किया गया था। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से ये अस्तित्व में आया था, और ये दक्षिण पूर्व एशिया है, इसको जोड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में काम करता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में है।
ढाका में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। अभी आप बताओ कि कहाँ पे ये जो है वो इसका अभी जो समिट होगा वो कहाँ पे होगा, ये आपको बताना है। इसमें हम कौन-कौन से देशों की बात करें तो 7 देशों का यह संगठन है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है? 7 देश का संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया के 5 देश आते हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश आते हैं, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है? म्यांमार और थाईलैंड तो वैसे भी पूछ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्व एशिया के कौन है, तो म्यांमार और थाईलैंड, और दक्षिण एशिया के कौन है, तो दक्षिण एशिया के 5 आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, मतलब भारत जो है वो भारत में जितने हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, ये आपको ध्यान में रखना है। और पाकिस्तान इसमें नहीं होता है। ठीक है? पाकिस्तान इसमें नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद जो है वो 116वां नंबर का सवाल है। यहाँ पे क्वेश्चन में चित्र जो है वो नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको छोड़ ही दीजिए। बाकी कुछ है जो मैं दिखा देता हूँ क्या पूछा गया है 116 नंबर का सवाल। ठीक है, 116 मैं दिखा ही देता हूँ। वो डाइस से संबंधित ही प्रश्न पूछा गया है कि डाइस है ऐसा करके। डाइस भी तो बनाने में दिक्कत ही होता है। तो देखिए ये सवाल पूछा गया है, 3 डाइस के कंडीशंस दिए गए हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इन तीनों कंडीशंस को दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि 3 के विपरीत कौन सा है। 3 के विपरीत 3 कंडीशन वाले दिए हैं कि फर्स्ट फलक है उस पे 1 है, दूसरे पे 2 है, तीसरे पे 3 है। मैंने 6 के 6 दिखा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ही आपको लेके चलना है। तो मैंने क्या बताया कि पहले तो आप कॉमन ढूंढो, तो एक कॉमन है उससे एंटी क्लॉकवाइज लेके चलो। एंटी क्लॉकवाइज तो 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा। यहाँ से जब लेके चलेंगे तो 1 होगा, 6 होगा, 4 होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत 6 होगा। देखिए कहीं होगा 6 आपका आंसर में, तो 6 देखिए है ऑप्शन नंबर ए पे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि 4 साल पहले ए, बी, सी और डी का जो औसत था वो 40 था। तो अभी जो है वो 3 का औसत आयु 40 था, तो अभी तीनों का कितना बढ़ेगा 12, और तीनों में बढ़ जाएगा तो 4 4 4, तीनों में बढ़ जाएगा तो औसत जो है वो 4 बढ़ जाएगा, 44 हो जाएगा अभी वर्तमान में। वर्तमान में डी जो है वो उसके साथ जुड़ने से, डी साथ में जुड़ गया। अब डी के जुड़ने से औसत जो है, चारों की औसत वो 45 वर्ष हो गई, और पहले से 44 था। तो एक बढ़ा है औसत, तो एक बढ़ा है मतलब सब में एक बढ़ा है, तो चारों में वो एक बढ़ाएगा, चारों में एक बढ़ाएगा, तो 4 तो और एक्स्ट्रा हो ही जाएगा। तो पूछ रहा है कि डी की उम्र क्या है, तो वो 45 तो लाया ही होगा, और 4 और एक्स्ट्रा लेके आएगा, 4 और वो एक्स्ट्रा लेके आएगा, तभी तो वो मैनेज कर पाएगा। तो 4 4 एक्स्ट्रा नहीं लाएगा, वो 3 ही एक्स्ट्रा लाएगा, क्योंकि वो खुद के लिए तो लाया ही है, खुद तो अपना 45 में लाया ही है। तो 45 तो था ही, 45 औसत था ही, और 3 एक्स्ट्रा लेके आया है तीनों के लिए। अपना तो खुद का वो लेके आया ही है, और इन तीनों के लिए वो 3, एक इसके लिए लेके आया, एक इसके लिए, एक इसके लिए, तब तो 45 का, जैसे वर्तमान में 4 बढ़ा तो 44 एवरेज होना चाहिए था, लेकिन एवरेज जो है वो 45 है। क्यों? क्योंकि इसका उम्र जो है वो 45 तो ये लाया ही होगा, 45 वर्ष का तो ये होगा ही, उसके साथ ही साथ तीनों का उम्र 1-1 साल बढ़ाया होगा, तो तीनों का उम्र जब 1-1 साल बढ़ाएगा तो टोटल 48 साल का वो होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 118वां नंबर का सवाल है कि तेल का एक टीना है जो कि 3/4 भाग भरा है। जब 7 बोतल तेल निकाल लिया गया तो उसमें से 3 बोतल तेल डाला तो वह आधा भर गया। 3 में कितने बोतल तेल होगा? पूरा बोल रहा है। ठीक है? क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद एनालाइज करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे पहले मिटा देता हूं मैं। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि तेल का एक टीन है जो 3/4 भाग भरा है। वो 3/4 भाग भरा है, तो टोटल वो कितना होगा? टोटल वो 4 यदि है, तो उसमें 3 भाग जो है वो भरा हुआ है, तो 1 भाग जो है वो खाली है। 1 भाग जो है वो खाली है और 3 भाग जो है वो भरा है, और टोटल जो है वो 4 है। ठीक है? उसके बाद बोल रहा है कि जब 7 बोतल तेल निकाल लिया जाता है, तो कुछ 7 के मल्टीपल में आप इसको ला सकते हो, ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? ऐसा भी करके कुछ आप सॉल्व कर सकते हो। तो 7 बोतल यदि निकाल ली जाती है और उसमें से 3 बोतल तेल और डाल दिया जाता है, 7 बोतल तेल निकाला जाता है और इसमें 3 बोतल तेल डाला जाता है, तो निकाला कितना गया था? तो केवल और केवल 4 ही बोतल तो निकाला गया था ना? तो इसको हम यदि 6 करते हैं और इसको 8 करते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 8 हो गया, और खाली कितना है? खाली 2 है,
भरा कितना है? भरा है 6, भरा है 6, 6 भरा हुआ है, इसको दुगना हमने कर दिया बस, और कुछ नहीं किया है। उसके बाद बोल रहा है कि 4 ही बोतल निकाले हैं, तो ये टोटल 8 बोतल है, टोटल 8 बोतल है। अब इसमें से 4 बोतल हम निकाल रहे हैं, 4 बोतल हम निकाल रहे हैं, तो 4 बोतल हम निकाल रहे हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि 2 ही हैं, तो 2 का वैल्यू यदि 4 है तो 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 8 टोटल है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कहीं है तो ऐसे तरीके से किया जा सकता है, बाकी और भी तरीका होता है। तो 16 हमारा ए आंसर हो जाएगा, बाकी आप यूनिटरी मेथड जो होता है उससे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं होगा। सवाल है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ, गांधी जी कहाँ है? गांधी यहाँ है, तो गांधी जी के द्वारा ये किया गया था। 30 सितंबर 1932 को अखिल भारतीय हरिजन संघ है, गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये गैर लाभकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य था कि अस्पृश्यता को मिटा देना है, और हरिजन जो है जो दलित है, इसी कारण से हरिजन शब्द भी इन्हीं ने यूज किया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, और अखिल भारतीय हरिजन संघ की यदि स्थापना आपसे पूछ लिया जाए, ये थे आपको यहाँ से तो आंसर महात्मा गांधी रखना ही है, लेकिन एक बात और आगे के एग्जाम के लिए रखो कि अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष यदि पूछ लिया जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो अध्यक्ष की बारी आएगी तो आपको लिखना है घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, ये अध्यक्ष हो जाए। यदि आपसे इसका सचिव भी पूछ लिया जाए, सचिव भी पूछ लिया जाए कि सचिव कौन है, तो सचिव जो इसका होगा, सचिव जो इसके हैं वो है अमृतलाल ठक्कर। अमृत लाल ठक्कर। तो यहां से तो गांधी याद रख लो, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किन कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करें? कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, तो देखिए तो इसमें सॉलिड कोई है? दूध, शर्करा और हाइड्रोजन। तो इसमें सॉलिड कौन सा नजर आ रहा है? शुगर। तो शुगर के बीच सबसे ज्यादा होगा, शुगर कौन कौन सा है? इसमें है, इसमें है, तो बाकी तो हटा दो। शुगर के बाद जो होगा वो लिक्विड में होगा, तो शुगर के बाद लिक्विड में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा। कैसे बन रहा है? ये उल्टा बन रहा है, नहीं ये उल्टा हो गया, मतलब इसका मतलब हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा है, नहीं ये तो गलत है, ये वाला बनेगा। देखिए ये सीधा है, सबसे ज्यादा शर्करा का पास है, उसके बाद दूध के पास है, तब फिर हाइड्रोजन के पास है। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस से बस पूछ लिया गया था और कुछ नहीं है, तो ये वाला आंसर होगा, ना कि ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो है कि क्षेत्रों के समग्र दृष्टिकोण को अपनाने एवं प्रौद्योगिकी को विकास करना और एकीकरण करना है? तो भारत सरकार का किस कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य यह चिन्हित क्षेत्र जो होते हैं उसमें समग्र दृष्टिकोण को अपनाना और प्रौद्योगिकी को विकसित करना था? तो ये वाला जो है वो ऑप्शन नंबर जो डी है वो होगा, टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोग्राम। करंट से है तो कुछ कह नहीं सकते हो। नेक्स्ट सवाल है कि एक विद्यालय में 820 विद्यार्थी हैं, इनमें से लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है, 820 विद्यार्थियों हैं, इनमें 3 और 2 के अनुपात में है, मतलब टोटल 5 है, और इसी 5 का वैल्यू जो है वो 820 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुपात एक एक बनाने के लिए, ये 3 और 2 का अनुपात है, एक एक हमको बनाना है, एक एक बनाने के लिए कितने और लड़कियों को शामिल करेंगे? तो जब आप लड़कियों को केवल शामिल कर रहे हो, ये अनुपात जो है वो ये बॉय है, ये गर्ल है, तो जब केवल आप लड़कियों को शामिल कर रहे हो तो बॉय का रेशियो कैसे चेंज हो जाएगा? तो बॉय का रेशियो तो 3 होना चाहिए, तो इसको 3 बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 3 से गुना करेंगे, तो ये पूरा कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो अब सेम हो गया। अब एक लड़की को हम जोड़ रहे हैं, एक लड़की को कब जोड़ रहे हैं? जब टोटल संख्या थी 5। अब 5 नहीं, अब तो संख्या भी बढ़ बढ़ गई, तो अब टोटल संख्या है कितना हो गया? 5 से 6 हो गया, और एक जो है वो हम लड़कियों को बढ़ाए हैं। ठीक है, कितनी लड़कियों को बढ़ाए हैं? एक लड़कियों को बढ़ाए हैं, तो हम बढ़ा रहे हैं एक को, टोटल कितना है? 820। हमने कहा कि टोटल तो 5 ही है ना, टोटल तो 5 ही है, जिसको हमने बढ़ा कर दिया है 6, एक बढ़ाया है बस।
तो यहाँ से 5 का वैल्यू है वो 820 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 164। 164, हमें एक ही का तो वैल्यू पूछ रहा है 164, तो 164 गठलों को जोड़ा जाएगा। तो रेशियो से सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको सही विकल्प चूज करना है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स। ठीक है, लॉन्ग जो स्ट्रेट है, करंट कैरी कर रहा है एक सोलेनॉइड, उस पे उसका जो एक्सिस होगा उस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो उसका जो है वो अनचेंज्ड रहेगा, रिमेन अनचेंज्ड एज वन मूव्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। उस एक्सिस पे यदि घूमता है तो उसका जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अनचेंज रहता है। तो ये ध्यान आपको रखना होगा, हम डिस्कस कर लेंगे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे। तो किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती है वो समांतर और समान दूरी पर होती हैं, वो पैरेलल होती हैं और इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। इसका मीन क्या निकला? इसका मीन निकला कि जो भी परिनालिका है, जो भी सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड के अंदर में जो भी जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, उसकी जो प्रबलता होगी, वो एक समान होगी हर जगह। ठीक है, वो हर जगह एक समान होगी। इसका मतलब हुआ कि सभी बिंदुओं पर वो समान रहेगी, हर बिंदुओं पर। और जैसे जैसे हम इसके अंत की ओर बढ़ेंगे, या ना तो वो बढ़ेगा और ना तो वो घटेगा। इस कारण से हमारा यही बी नंबर का जो है वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 124 नगुल्ट्रम, जिसको गुल्ट्रम पढ़ा जाता है, एन को साइलेंट रखा जाता है। तो ये पूछा रहा है कि आपसे कहाँ की करेंसी है। तो आप देख रहे हो ना, 5 सवाल के आसपास कंट्री और करेंसी से ही, कंट्री करेंसी और कैपिटल से ही पूछ लिया गया है। आप देख रहे होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो भूटान हो जाएगा। गुल्ट्रम जो है वो भूटान का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। कजाकिस्तान है, उसका मुद्रा तेंगे होता है। कजाकिस्तान का मुद्रा जो है वो तेंगे होता है, तेंगे। ठीक है, कजाकिस्तान का मुद्रा तेंगे होता है। और इसका यदि आपसे कैपिटल पूछ लिया जाए तो नूर सुल्तान। ठीक है, नूर सुल्तान होता है। अब यही चूंकि वहां का राजा जो है कजाकिस्तान का उस समय मरा था, जिस कारण से उसका नाम जो है वो नूर सुल्तान था। इस कारण से स्टेट की जो कैपिटल है अस्ताना, इसी अस्ताना का नाम जो है वो नूर सुल्तान कर दिया गया था। तो दोनों में से कोई भी रह सकता है आपका ऑप्शन में, तो देख लीजिएगा। बाकी नूर सुल्तान और अस्ताना दोनों होता है। अभी चेंज करके शायद इसका जो है वो अस्ताना ही कर दिया गया है कैपिटल को। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है वो म्यांमार का नेपिडाओ होता है और इसका करेंसी कयात होता है। और दक्षिण कोरिया का जो है वो वॉन होता है। और दक्षिण कोरिया का जो है वो वॉन होता है, ये याद रखना है। और दक्षिण कोरिया के कैपिटल की यदि बात करें तो वो सियोल होगा। और उत्तर कोरिया का कैपिटल जो होगा वो प्योंगयांग होता है। प्योंगयांग उत्तर कोरिया का कैपिटल होता है, किम जोंग वाला। और नीचे वाला तो शांत है ही, आप कोरियन सीरीज देखते हो ना। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत जो है वो नौ परिवहन के द्वारा होता है, मतलब जो है वो नाव से होता है, वाटर से होता है। यही आपसे पूछा जा रहा है, सी रूट से होता है। तो करंट अफेयर का सवाल है, ऐसा नहीं है कि ऐसा अलग है। तो करंट से 95% होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर होगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन से होता है? तो 90% जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मात्रा, 95% अंतर्राष्ट्रीय। यदि हम 100 अंतर्राष्ट्रीय करते हैं तो इसमें से लगभग जो है वो 95% जो है वो नाव से ही करते हैं, सी रूट से ही करते हैं। 5% जो है वो हम एयर से करते हैं। यही है इसका मतलब हुआ। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है वो चिनाब नदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब पर ही स्थित है, जम्मू कश्मीर में, रियासी जिला है वहां पे बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। श्री उधमपुरा बारामूला जो रेलवे लिंक परियोजना है, इसी से ये जुड़ा हुआ है। यहीं पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत जो सलाल बांध, दुल्हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये सब लगाया गया है। और यहाँ पे पाकल दुल बांध है, वो भी बनाया गया है, पाकल दुल। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कहाँ है? तो ये तो गया जी में बना था। तो फल्गु नदी पे, गया फल्गु नदी पे बनाया गया है, आपको याद रखना होगा। फल्गु नदी, गया जी डैम नाम है इसका। और ये पहला बांध है, देश का सबसे लंबा और पहला जो है वो रबर बांध जो है वो बनाया ये गया है, रबर डैम बनाया गया है। ठीक है, इसमें छह स्पैन है। और इस बांध का निर्माण जो है वो ऑस्ट्रेलिया की रूबिन कंपनी ने, हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन है, उससे मिलाकर किया है। ठीक है,
तो इसको किसने किया है? रूबिन कंपनी है। कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की ये रूबिन कंपनी है, और ये हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर इसको बनाया है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जीवाणु दिया गया है, और उससे आपको जो है वो पूछ रहा है कि नीचे दिए गए जीवाणु, एंजाइम और जैव सक्रिय अणु के साथ ऊपर दिए गए को मैच आपको करना है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, साइक्लोस्पोरिन है, उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलकम है, उसके बाद मोनेस्कस परप्यूरियस है। अब कौन कौन सा क्या चीज है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो एक थक्का बनाने वाला चीज है, थक्का बनाने वाला स्फोटन है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेपोपाइसिन जो है वो थक्का बनाने वाला है, ठीक है। थ्रोम्बोलाइसिस है, थक्का स्फोटन है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो थ्रोम्बोलाइसिस है। उसके बाद जो दूसरा आता है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये क्या करता है? तो ये तो है वो प्रतिरक्षा निरोधक है, ये जो है वो इम्यून सपोर्टर है, इम्यून सपोर्टर है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, इसका जो काम होता है वो एसिडिक प्रोडक्ट है, एसिडिक प्रोड्यूसर है, अम्लीय उत्पादक है। और लास्ट जो बच गया वो मोनेस्कस परप्यूरियस जो है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग फैक्टर होता है। तो ये सब आपको एकदम रट लेना है, और कोई उपाय नहीं है। जो भी 11th 12th एनसीईआरटी में शब्दावली होती है उनसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो उसी का ये परिणाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कौन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने मिलान कर कर भी आपको बता दिया है कि क्या कुछ कैसे होगा, इसके अनुसार आप ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पहला जो है स्ट्रेप्टो कौन है पहला, ये वाला ए, तो ए का कौन सा हो जाएगा? तो थक्का स्प्रोटन, तो 3 हो जाएगा। ए का 3 हो गया, तो ए का 3 सब में है, सब में है। बी का जो है वो साइक्लोस्पोरेटिन है, वो इम्यून सिस्टम से है, तो बी का 4 हो जाएगा। डी, बी का 4 यहीं पे है, तो यही तो हमारा आंसर होगा, ठीक है। करंट अफेयर का सवाल है, उस समय एलिजाबेथ मरी थी, तो 70 इसका आंसर होगा। आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, जल प्रतिबिंब बताना है कि कौन सा इसका जल प्रतिबिंब जो है वो बनेगा। तो जल प्रतिबिंब मैंने क्या बताया था कि आपको इस तरीके से जल प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे कहीं बनता है। तो इसमें ना इधर और इधर, ईस्ट और वेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो भी चेंज आएगा आपको नॉर्थ और साउथ में ही आएगा, जो भी चेंज आएगा वो नॉर्थ एंड साउथ में ही आएगा, कोई भी ईस्ट और वेस्ट में चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से आप देखिए ये उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है, तो सीधा ये जैसे ही इमेज में आएगा ये किधर चला जाएगा? ये इमेज में जैसे ही आएगा, तो इमेज आने के बाद ये ऐसे चला जाएगा। उत्तर पूर्व वाला जो है वो दक्षिण पश्चिम में हो जाता है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। ये मान लो इमेज है, मिरर है, तो कहीं देखो ये वाला जो सिंबल है वो दक्षिण पश्चिम में कहाँ जा रहा है? तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये 3 अब हमारे पास ऑप्शन बच रहा है। उसके बाद जो है वो ये वाला, ये कैसे जाएगा? तो ये नीचे आ जाएगा, ये जो है वो नीचे आ जाएगा, तो तीनों में नीचे है कोई नहीं। ये वाला जो है ये कैसे चला जाएगा? ये नीचे है, ये नीचे है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। तो तीनों जो कंडीशन है तीनों में ऊपर है, कोई नहीं। अब जो पी वाला कंडीशन है वो मिरर इमेज तो है नहीं, वाटर इमेज है, तो ये सीधा ये वाला जो है वो ऊपर रहेगा और नीचे ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और पूरब पश्चिम में कोई बदलाव नहीं होगा, पूरब पश्चिम में कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये सीधा ऐसे ही आ जाएगा और ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। तो ऐसा देखो कहाँ पे है, तो इसमें तो है नहीं, तो यही दो अब हमारा बचा। अब 6 की बात आती है। 6 का हम इधर से तो होगा नहीं, इसमें तो कोई, मैंने बोला कि पूरब पश्चिम में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज आएगा वो यहीं आएगा। तो ये तो सटा हुआ है, तो इसके नीचे ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसे कहीं करके कहीं हो जाएगा। तो आपको देखो ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया गया है, ठीक है। 131 पेतुआ घाट नामक जो फ्लोटिंग क्या बोलते हैं, गोदीवाड़ा मतलब पोर्ट होता है, बंदरगाह होता है, तो ये जेट्टी है वो कहाँ पे विकसित किया गया है? करंट अफेयर का सवाल है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, तो ध्यान में रखना है। पेटुआ घाट जो फिशिंग हार्बर है पश्चिम बंगाल का मिदनापुर में है अवस्थित है, इसकी स्थापना 2010 में किया गया था। पेटुआ घाट 2010 में किया गया था, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत का 7वां सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला यह बंदरगाह है, तो फिश के लिए इंपॉर्टेंट है। 7th
तो याद रख लीजिएगा बस कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए। 32 का आपको कंसीडर करना है, स्टेटमेंट्स कुछ दिए गए हैं। स्टेटमेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सही है, कोई सवाल नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1917 में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। 1925 में सोनिया गांधी के कानपुर की अध्यक्षता करती है, सोनिया गांधी बोल रहा हूँ, सरोजिनी नायडू करती है और वो भारत की महिला हो जाएगी। ये तो एनी बेसेंट भारत की थी नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है वो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था 1925 में, और 32वां अधिवेशन था 1917 में। और 1987 में चूंकि उस समय जो है वो मुस्लिमों को, ईसाई को, सबको धार्मिक आधार पे जो है वो अध्यक्ष बनाया जा रहा था, तो बदरुद्दीन तैयब जी को तीसरा जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में, थर्ड अधिवेशन 1887 में मद्रास का अधिवेशन होता है, इसमें बनाया गया था। ठीक है, और पहली बार जो है वो तमिल में भाषा इस अधिवेशन में दिया गया था। बॉक्सर का विद्रोह कब हुआ था, ये सवाल पूछा जा रहा है। ये जो है वो बिहार दरोगा का भी पूछा गया सवाल है। तो बॉक्सर का जो विद्रोह है वो कहाँ से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो बॉक्सर का विद्रोह जो है वो चीन से संबंधित है। वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल होते हैं। बॉक्सर विद्रोह का संबंध चीन से है, और कब हुआ था, तो 1899 में ये हुआ था। ठीक है, 1899 में हुआ था। इसमें सातुंग प्रांत में विदेशी विरोधी जो अभियान था, उसके रूप में यह प्रारंभ हुआ था। प्रोविंस वहां बोला जाता है, जो स्टेट्स होते हैं उनको प्रोविंस बोला जाता है। तो सातुंग, सातुंग जो प्रोविंस था, वहीं पे विदेशी जो विरोधी आंदोलन है वो 1899 में स्टार्ट किया गया था। यह विद्रोह जो है वो ई हो चुआन अटूट भ्रातृत्व नामक एक गुप्त संस्थाओं से संबंधित था। तो ब्रदरहुड की एक संस्था थी, मिलजुल का सब काम करते हैं, उस संस्था को नाम था ई हो चुआन, ई हो चुआन। ठीक है, ई हो चुआन संस्था थी, एक गुप्त संस्था थी। इस संस्था ने चीन की परिस्थितियों का अध्ययन किया और 1889 में विदेशी विरोधी अभियान जो है वो चालू कर दिया था। इसमें ईसाई धर्म प्रचारक और देसी ईसाई की सामूहिक हत्या कर दी जाती थी, और गिरजाघरों को जला दिया जाता था। इस विद्रोह के फलस्वरूप 1901 में पश्चिमी देशों ने चीन के साथ बॉक्सर प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया था। यहीं पे चीन जो है वो बॉक्सर नाम का प्रोटोकॉल चीन के साथ पश्चिमी देश जो थे, ईसाई देश, बॉक्सर प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया था। मार्ता कौन था, तो ई हो चुआन नाम की संस्था। ठीक है, और इसको जो है वो क्लाइड क्लाइड ने, सब क्लाइड के शब्दों में यदि कहें तो बॉक्सर विद्रोह जो था, उसने चीन की आगामी राजनीति को अप्रत्याशित प्रभावित किया, तथा मुंच वंश के पतन, मुंच जो वंश था, मुंच वंश का जो पतन है, डिग्रेडेशन है, वो किया गया। और जो है गणतंत्र के रूप में जो है वो चीन जो है वो आगे जाकर उभरा। तो ऐसे बॉक्सर का युद्ध याद रखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो रीजनिंग का है। आगे वाला क्या स्ट्रक्चर हो रहा है ये पूछ रहा है। तो जिस आकृति में जैसे त्रिभुज है, पहला आकृति में, पहला आकृति में त्रिभुज है, फिर एक त्रिभुज है और फिर एक लाइन है। यहाँ पे जो है वो आयत है, फिर एक आयत है और फिर लाइन है। यहाँ पे जो है वो 5 बिंदुओं वाला है, फिर एक आयत है, फिर लाइन है। तो अगला क्या होगा, कुछ जैसे भी होगा उसमें एक और होगा और उसके साथ एक लाइन वाली होगी, यही तो होगा ना। तो आप देखिए सी छोड़ के कोई नहीं होगा, सी छोड़ के कोई होगा ही नहीं। और सब में क्रॉस नहीं करता, इस देखिए इधर भी क्रॉस कर गया है, और इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, और ये तो लाइन है ही नहीं, तो आंसर हो गया। ठीक है, इनक्वालिटीज से सवाल है कि ए ग्रेटर देन बी है, डी ग्रेटर देन सी है, और ए ग्रेटर देन डी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो निश्चित रूप से सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनक्वालिटीज आपको पता होना चाहिए। आप रीजनिंग में नहीं पढ़े हो तो आपको हम पढ़ा देंगे। ए जो है उससे बड़ा है जो बी है। ठीक है, ए से बड़ा बी है। ठीक है, ए से बड़ा बी है, और डी से बड़ा जो है, डी बड़ा है सी से, और ए जो बड़ा है वो डी से बड़ा है। ए जो बड़ा है वो डी से बड़ा है, ये ध्यान रखना है। अब कंडीशन दिया गया है कि बी से बड़ा है सी, बी से बड़ा है सी, और दूसरा कंडीशन जो दिया गया है वो सी से बड़ा है ए, सी से बड़ा है। तो विकल्प यहाँ पे जो बी आपका दिया गया है वो सही है, ना तो एक सही है, ना ही दो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। कोई भी इसमें सही नहीं है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है।
तो आप ध्यान रखिएगा। देखो मैं यहाँ लिखना ही आपको सिखा देता हूँ कि कैसे इनक्वालिटीज है उनको लिखा जाता है। ये अलग अलग है, इसको हमको कंबाइन करना है। तो सबसे पहले आप कॉमन खोजिए कि कौन सा कॉमन है। तो देखिए डी और डी यहाँ कॉमन मिल रहा है, तो ए आप यहाँ पे लिखेंगे, ए से बड़ा जो है वो डी है। अब डी यहाँ कॉमन मिल रहा है और डी किससे छोटा है, तो सी से छोटा है, सी से बड़ा है। उसके बाद देखिए ए से बड़ा है वो बी है, ए से बड़ा है वो बी है। तो ए से बड़ा कौन सा हो जाएगा, ए से बड़ा होगा बी। ऐसे करके आप कॉमन कर सकते हो। अब यहाँ से आप डिफाइन कर लोगे, बी से बड़ा है सी, तो बी से बड़ा है सी कभी नहीं हो सकता। सबसे बड़ा जब बी है तो इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। और ऐसे ही कंबाइन किया जाता है। और सी से बड़ा है ए, सी से बड़ा है ए, तो सी से बड़ा ए नहीं हो सकता है, क्योंकि सी से बड़ा डी है। और सी से बड़ा डी है और डी जो है वो ए से बड़ा है, तो ए से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि चूज करना है, विषम को छांटना है कि कौन सा विषम है। तो आप देखिए कि सब में जो है इसमें आपको पी से जे घटाएंगे तो छः माइनस होगा, जे से डी घटेंगे तो 6 होगा। और यहाँ से घटाएंगे तो 2 घटेगा, और यहाँ से घटाएंगे तो 5 घटेगा उल्टा साइड में, -5। यहाँ से जब घटाएंगे तो 6 घटेगा, और यहाँ से घटाएंगे तो 2 घटेगा। यहाँ से घटाएंगे तो 8 घटेगा, और यहाँ से घटाएंगे तो 7 घटेगा। तो विकल्प के हल से स्पष्ट होता है कि आपका विकल्प ए जो है वो सही है, क्योंकि ये 6 और 6 घट रहा है, इक्वल घट रहा है, लेकिन सब में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट घट रहा था। अब आपको लिखा जाता है कि जिस प्रकार अंश का संबंध पूर्ण से है, तो उसी प्रकार चाप का संबंध किससे है। तो अंश जो है वो एक किसी का पार्ट है, पूर्ण है, तो चाप जो है वो वृत्त से संबंधित हो जाएगा। चाप यही तो है ना, आर्क जो है ना इसी को चाप कहा जाता है। ये अगर इसको अलग कर देंगे तो ये चाप आर्क हो जाएगा, तो ये वृत्त से संबंधित है, तो ए आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन है। आसान सा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव यहाँ से हो जाएंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, डीएसओ में पूछा गया है, गगन शरण सिन्हा, अंबिका कनात, राहुल संकृत्यान, इन सब में की थी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा का आता है। ठीक है। और राहुल संकृत्यान इससे संबंधित है, यह भी सवाल बीपीएससी में पूछा गया है। 1934 में पटना में इसकी बैठक जो है वो बुलाई गई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसी में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी के सचिव थे और आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो याद रखिएगा। आकृति है उसमें आपको पूछना है कि हूबहू जल प्रतिबिंब को उचित रूप से पूर्ण करती है। जल प्रतिबिंब को कौन सा पूर्ण करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल प्रतिबिंब मैंने बताया कि कैसे कैसे बनेगा। तो जल प्रतिबिंब जो है वो इसका बनाना है। और तो पूर्ण आपको करना है जल प्रतिबिंब। यही सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए ये वाला जो है ना, ये तीसरा के समान है। पहला जो है वो तीसरा के समान है, जैसा इक्वल है उसी तरह से इक्वल है, बस उल्टा हो गया है। ठीक है, और कुछ नहीं हुआ है। ये वाला जो है, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला यहाँ है। तो तीसरा वाला जो आएगा वो पांचवा में आएगा, तो यहाँ पे आएगा, यही वाला आएगा। ये वाला जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है, बी आंसर हो जाएगा। सैंधव जो लिपि, स्क्रिप्ट से सवाल बड़ी बहुत पूछा गया है तो देखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ना पड़ता है। सैंधव लिपि की लेखन की जो दिशा थी वो कैसी थी। तो सैंधव लिपि जो लिखी जाती थी वो दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी, ऐसे लिखी जाती थी। हम लोग जो अभी लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, देवनागरी लिपि। लेकिन ये जो सैंधव लिपि है वो उल्टा लिखी जाती थी। उर्दू भी इसी तरीके से लिखी जाती है। तो आपका यहाँ से लिखना है दाहिने से बायां, दाहिने से बायां। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। भारत में उपलब्ध जितनी भी प्राचीन लिपियां हैं उनमें सैंधव लिपि को सबसे प्राचीन लिपि माना जाता है। स्क्रिप्ट बोलते हैं, स्क्रिप्ट में ही किसी भाषा को लिखा जाता है, लिखने के लिए स्क्रिप्ट की जरूरत होती है। ठीक है, इस लिपि में लगभग 6000 से ज्यादा अक्षर आपको मिलते हैं, परंतु इसमें 64 ही मूल रूप से चिन्ह है। यह लिपि जो है वो मुख्यतः भाव चित्रात्मक लिपि थी। सैंधव लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी, और जिसका हर अक्षर जो है वो ध्वनि, भाव, वस्तु को दिखाता था। यह लिपि जो है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और इस पद्धति को
कौन सा पद्धति बोलते हैं? बाएं से दाएं से बाएं जब लिखा जाता था तो इस पद्धति को ब्रुस ब्रुस्ट्रोफेडन विधि लिखा जाता है। मैं जब झारखंड की हिंदी पढ़ा रहा था तो वहां पे इस बारे में काफी डिटेल से पढ़ाया था। ब्रुस्टोफेडन ब्रुस्टोफेडन जो लिपि है उसमें ये कहा जाता है। और इस लिपि के सबसे ज्यादा चित्र जो है वो मछली के प्राप्त हुए हैं। ये भी आपसे संदर्भ काठी के संदर्भ में पूछ लिया जाएगा, तो याद रखना है। यहाँ पूछ रहा है कि इस तरीके से दिया गया कंडीशन, तो डी का नाना कौन है? तो सबसे पहले तो फैमिली ट्री आपको बनानी पड़ेगी। तो फैमिली ट्री में ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, तो ये पॉजिटिव हो गया। सी है जो ए का पिता है, जनरेशन बढ़ेगा। सी है जो ए का पिता है, प्लस हो गया, मतलब पुरुष है। डी जो है वो ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है, कोई संबंध नहीं दे रहा है। बी जो है वो ई की माँ है, बी जो है वो ई की माँ है, तो ई की माँ है, ई की माँ है। और ई जो है वो डी का भाई है, ई जो है वो डी का भाई है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी का नाना कौन है? डी का नाना तो बाप, इसका कोई बाप होगा, इसका जो है वो ये क्या हो जाएगा? डी का, तो ये मामा हो जाएगा, और मामा का जो पिता होगा वही तो उसका नाना होगा। तो सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, 41 का सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो डी का नाना होगा। ठीक है, सी इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया है कि आपसे एक सीरीज दी गई है, 9 62 खाली स्थान 1854 17 74 15, और इसके बाद 22 244। ये जो क्रम है, 7 से गुना करो इसमें, 9 7 63 और एक घटा दो। यहाँ भी जो है वो 6 से गुना करो और एक घटा दो। जो भी आएगा उसमें जो है वो 5 से गुना करो, एक घटा दो। 4 से गुना करो, एक घटा दो। 3 से गुना करो, एक घटा दो। तो यहाँ पे जो है वो 371 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सिंधी भाषा है 8वीं अनुसूची में कब डाली गई थी? तो 8वीं जो अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है, और 67 में सिंधी को डाल दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। भारतीय संविधान का भाग 17 और शेड्यूल 7 जो है, शेड्यूल 8 जो है, उसमें भाषा के बारे में चर्चा किया गया है कि 22 भाषाएं हैं वो शेड्यूल्ड भाषा हैं, अनुसूचित अधिसूचित भाषा है। भारतीय संविधान में संविधान जब बना था उस समय केवल और केवल 14 भाषाओं को ही शामिल किया गया था, लेकिन बाद में आगे चलकर संविधान संशोधन होते गए और नई नई भाषाएं उनको शामिल करता गया चला गया। जैसे 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, इस 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1967 में सिंधी को जो है वो ऐड किया जाता है, सिंधी जो भाषा है उसको ऐड किया जाता है। दूसरा बार जो ऐड होता है वो 71 में होता है। 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो 1992 में होता है, और इसमें जो है वो तीन नहीं 4 भाषाओं को ऐड किया जाता है। याद रखना है तो नमक याद रखो, नमक, नमक 3 भाषाएं ही, नमक। तो नमक से जो है वो न से नेपाली होगी, म से मणिपुरी हो जाएगी, और क से कोंकणी हो जाएगी। तो नमक याद रख लो। उसके बाद जो है वो दूसरा हो गया। तीसरा जो है वो 92वां संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये जो 92वां होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 2003 में होता है। और इस 2003 में जो है वो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को जो है वो लाया गया है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो एमबीएसडी, एमएसडी करके याद रख लो, एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी, बॉस, ऐसे करके याद रख लो। या फिर याद रखो बॉस महेंद्र सिंह धोनी, बॉस महेंद्र सिंह धोनी, या फिर महेंद्र सिंह धोनी बॉस, ऐसे करके याद रखोगे तो हो जाएगा। जैसे मैथिली, बॉस से बी सबसे पहले आएगा तो बोडो हो जाएगा। उसके बाद जो है वो मैथिली आ जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी आ जाएंगे तो मैथिली आ जाएगा। एस से जो संथाली आ जाएगा, और डी से जो डोगरी आ जाएगा, ऐसे करके याद रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या से दुगनी है। तो ये बॉय है, ये गर्ल है, तो लड़कियों की संख्या से संख्या जो है वो दुगनी है। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो संख्या है वो छात्र की कुल संख्या नहीं हो सकती है? तो छात्र की जो कुल संख्या होगी वो कितनी होगी? वो 5 का मल्टीपल होगा। हाँ, 5 बोल रहे हैं, 3 का मल्टीपल होगा। तो देखिए 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है? 5 और 4 9, कट जाएगा। 4 4 8 नहीं कटेगा। 8 4 12 कट जाएगा। 4 2 6 कट जाएगा।
तो नहीं कटेगा कौन सा, 44, तो 44 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर होगा, 3 का मल्टीपल ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि लड़कों को आधा आधा काट देंगे कि पॉइंट में लाएंगे आंसर, नहीं। नीचे आपको दिया गया है एक आकृति दी गई है पासा वाला। अब इसको हमको पासा बनाना है, तो कौन सा किस स्थान पे आएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो किस स्थान पे आएगा। तो जब भी पासा को पैक किया जाता है तो कुछ इस तरीके से पैक किया जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, तो दो के विपरीत 5 है, दो के विपरीत जो है वो 5 है, तो दो के साथ 5 कभी नहीं होना चाहिए, दो के साथ 5 कभी नहीं होना चाहिए, तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा, सी कभी नहीं आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 के साथ 6 कभी नहीं होना चाहिए, 3 के साथ जो है वो 6 कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही वाला जो है वो यहाँ जाएगा, तो 3 के साथ 6 यहाँ पे है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, उसके साथ 1 के साथ 4 कभी नहीं होना चाहिए, 1 के साथ जो 4 है वो कभी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 के साथ 4 है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर बना सकते हो, बाकी पढ़ेंगे हम डिटेल से सबको। संगम साहित्य में व्यापारी जो वर्ग होते थे उसको क्या कहा जाता था, तो जो संगम साहित्य होता था उसमें व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था, वेनिगर या फिर वेनिगर जो बोल लो। तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो कृष्णा और तुंगाभद्रा नदी था, जिसको रायचूर दोआब कहा जाता है, इस क्षेत्र में जो है वो संगम काल कहलाया था तीसरी शताब्दी ईस्वी में। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक, 300 से लेकर बीसी से लेकर 300 एडी तक का काल जो है वो संगम काल कहलाया था। इस क्षेत्र में हुई रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है, जो मुख्यतः तमिल में लिखी गई थी। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तोलकापियम है, तुत्तकय है, उसके बाद पत्तू पातू है, सब याद रखना पड़ता है, मणि मेखले है, उसके बाद जीवक चिंतामणि महाकाव्य है, ये सब है। जैसे तुल्कापियम के अनुसार संगमकालीन जो राज्यों की शासन व्यवस्था थी वो राजतांत्रिक और वंशानुगत थी, ये तुल्कापियम में कहा गया है। इसमें राजा जो है वो शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसमें मनम, वेदन, कार्यवन, इरेवन, ये सारी उपाधियां मिलती थी। संगमकालीन वर्ण व्यवस्था में व्यापारी वर्ग जो है उसको वेनिगर कहा जाता था, कृषि वर्ग जो है उसको वल्लाल कहा जाता था। कृषि कृषि जो वर्ग होता था, एग्रीकल्चर जो होता था, ये सब पढ़ना होता है, वल्लाल कहा जाता था। बगलाल जो है वो एक कृषि वर्ग को कहा जाता था, फार्मर्स को। ठीक है, वल्लाल फार्मर्स को कहा जाता था। ब्राह्मण जो होते थे, ब्राह्मण को अरसर कहा जाता था, अरसर जो होते थे वो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण जो होते थे उनको अरसर कहा जाता था। क्षत्रिय जो होते थे, जो युद्ध किया करते थे, उसको कहा जाता था उल्वर, उल्वर जो होते थे वो क्षत्रिय होते थे, जो युद्ध करते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था, उल्वर। उसके बाद पशुपालक और शिकारी जो वर्ग होते थे उसको अय्यर कहा जाता था। अय्यर जो होते थे वो प्रीडेटर होते थे, शिकारी, और ये जो है वो शिकारी होते थे और उसके साथ ही पशु भी पालन करते थे, पशुपालक भी होते थे, तो ये आपको याद रखना है। और इनको जो है वो, जैसे शिकारी जो होता था ना, पशुपालक जो होता था उनको अय्यर बोला जाता था, या और जो शिकारी वर्ग होता था तो आपको अय्यर जो है वो पशुपालक को बोलिए, और जो शिकारी वर्ग होता था उसके लिए अलग सब पदघर याद रखिए। ठीक है, पदघर। बाकी हम जब पढ़ेंगे हिस्ट्री तो डिटेल से इन सब की चर्चा करेंगे। 147वां नंबर का सवाल है कि पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले पूर्व पाकिस्तानी जो बांग्लादेश है की सशस्त्रीय सेना जो थी उसकी क्या नाम थे, तो मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी देखिए कहाँ से है, तो मुक्ति वाहिनी ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 16 दिसंबर आपको याद होना चाहिए, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है वो आजाद हुआ था। ठीक है, पश्चिम पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, उसमें पूर्वी पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश कहा जाता है अब, उसने मुक्ति वाहिनी जो है वो सेना बनाई थी। ठीक है, मुक्ति वाहिनी, यह जो सेना थी वो दो अलग अलग समूहों में जो है वो थी, जिसको नियमित सेना जो होती थी उसको जो कहा जाता था नियमित वाहिनी, जो नियमित सेना हुआ करती थी उसको कहा जाता था नियमित वाहिनी, नियमित वाहिनी। नियमित वाहिनी जो थी वो नियमित थी,
परमानेंट थी, ठीक है, नियमित। और इसके साथ ही जो गानो बाहिनी थी वो लोगों की सेना थी। गानो, गण मतलब लोग, ठीक है, तो वहीं से आया है गानो बाहिनी। ये संगठित हुआ करते थे। इस युद्ध में भारत ने बांग्लादेश की सेना का साथ दिया था और 16 दिसंबर को 1971 को बांग्लादेश जो है वो नया राष्ट्र बना था। तो 16 दिसंबर भी याद रखना है, 1971 भी याद रखना है, 72 70 सब आपके ऑप्शन में मिलेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, सटे जो देश हैं वहां से भी सवाल आता है। तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला इसके पहले हो जाएंगे। तो कहाँ ऑप्शन है? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेपाल में पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री जो है वो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थे। या जो थे वो 1959 में, 1959 में यह जो है वो चुनाव में निर्वाचित हुए थे और 1960 में तक नेपाल के प्रधानमंत्री ये रहे थे। इन्होंने 25 दिसंबर 1922 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। इस कारण से उस समय करंट से जोड़कर यह पूछ लिया गया था। 49वां नंबर का सवाल है कि आर टी के दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है। आर जो है वो टी के, टी यहाँ पे है, इसके दक्षिण में इधर होगा, पश्चिम इधर होगा। तो आर टी के दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है। तो इसका डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, ठीक है। यदि वी टी के दक्षिण पूर्व में 50 मीटर पर है, यदि वी जो है वो टी के दक्षिण पूर्व में, ये यहाँ कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे 50 मीटर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वी आर की अपेक्षा किस दिशा में है? वी जो है वो आर की अपेक्षा किस दिशा में है? तो पूर्व में है। पूर्व में ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बन जाएगा। लास्ट सवाल हम देखते हैं और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होगा, ये डिस्कशन। अपच और उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का यूज किया जाता है? कौन मेडिसिन जो है वो इंडाइजेशन के लिए यूज किया जाता है? तो आपको देखिए, इंडाइजेशन के लिए एंटा एसिड को यूज किया जाता है। तो आप देखिए, एंटा एसिड, अम्ल नाशक, अम्ल त्वचा नाशक, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो एंटा एसिड जो है वो, आप देखिए एंटा एसिड कहाँ है, तो यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। उपचार में एंटा एसिड जो है उसका यूज किया जाता है। ये दवाएं पेट में उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो एसिड बन गया है, उसको समाप्त करती है। जैसे एल्बुमिन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है वो एंटा एसिड जो होते हैं। एल्बुमिन सबसे पहले याद रख लो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, उसके साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज किया जाता है। ये सबसे प्रमुख एंटा एसिड है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सारे हैं वो एंटा एसिड के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा वीडियो, जहां पे हमने 100 से लेकर 150 क्वेश्चन तक डिस्कस किया और 3 पार्ट में हमने कंप्लीट करके पूरा 150 क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो ये खत्म हुआ है। अब इसके बाद जो 22 दिसंबर को पेपर हुआ था, उस 22 दिसंबर वाले पेपर को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसको भी हम 3 पार्ट में ही लेके आएंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।